युवाओं को ऑटोमेटेड यूनिट्स के द्वारा हम रोज़गार से जोड़ सकें। हिमालयन ट्राउट, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 1800 रुपये किलो पे आज एक्सपोर्ट हो रही है कि जो भी फाइल प्रोसेस पे हो उसको मैक्सिमम हम 7 से 8 दिन के अंदर क्लियर करनी चाहिए। चैलेंजेस लेना मेरी आदत है क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकित। आप देख रहे हैं हिल मेल। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत दर्ज करी। इस बहुमत के बाद पुष्कर सिंह धामी जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और कैबिनेट में 3 नए चेहरे जुड़े। इन चेहरों में एक युवा चेहरा सौरभ बहुगुणा जी भी हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या विज़न है उत्तराखंड को लेके। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई आपका। सर, हम जानना चाहेंगे 2017 में आप पहली बार विधायक बने, फिर 22 में आप विधायक बने और अब कैबिनेट मंत्री। कैसे देखते हैं इस सफ़र को? देखिए, मैं 2017 में पहली बार चुनाव लड़ा सितारगंज से और वहाँ की जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया। मैं 28-28.5 हज़ार वोटों से जीता। कुमाऊँ की नंबर 1 सीट बन के जीता था। उसके बाद 22 में फिर जब मैं चुनाव लड़ा, पब्लिक के बीच गया और पब्लिक ने उतना ही प्यार, उतना ही स्नेह के साथ मुझे फिर से जिताया। और मैं केंद्रीय नेतृत्व का और हमारे प्रदेश नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने एक युवा को मौका दिया है आगे बढ़ने का, एक युवा को मौका दिया है इस प्रदेश की सेवा करने का। तो पुरजोर कोशिश करूँगा कि उनके भरोसे पे खरा उतरूँ, केंद्रीय नेतृत्व के और प्रदेश नेतृत्व के, और उसी प्रदेश की सेवा करने का मौका मिला है जिस प्रदेश की सेवा मेरे दादाजी हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने करी थी, मेरे पिताजी विजय बहुगुणा जी ने करी, और आज मुझको वो मौका मिला है। तो अपने आप को बहुत ही मैं लकी समझता हूँ कि मुझे भी आज वो तीसरी पीढ़ी को मौका मिल रहा है इस प्रदेश की सेवा करने का। आप एक बेहतरीन गोल्फ प्लेयर हैं और आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है कई देशों में। तो सर, फिर ये राजनीति में आने का चक्कर क्यों पाला आपने? देखिए, मैं जैसे आपने कहा, ठीक, मैं गोल्फ खेलता था, मैं भारत को रिप्रेजेंट करता था। मैंने लगभग 32 देशों में भारत को रिप्रेजेंट किया है। मेरा लास्ट रिप्रेजेंटेशन 2010 में था। मैं भारत के कप्तान के रूप में और वर्ल्ड कप गोल्फ में एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भारत का कप्तान था। और उसके बाद पिताजी चुनाव लड़ रहे थे 12 का सितारगंज से। तो हम जब भी पिताजी चुनाव लड़ते थे, मैं हमेशा 1 महीने के लिए उनको चुनाव लड़ाने ज़रूर आता था। चाहे वो MP का लड़ते थे, पहले टेहरी से लड़े, पौड़ी से लड़े, हमेशा 1 महीने मैंने उनके चुनाव में दिया। लेकिन जब सितारगंज चुनाव में 2012 में पिताजी मुख्यमंत्री के रूप में लड़ रहे थे, तो मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर काम किया। और पिताजी के मुख्यमंत्री बनने के बाद, क्योंकि समय उनके पास इतना नहीं रहता था कि वो सितारगंज विधानसभा का विकास देख सकें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में रह के वोट मांगी थी, मैंने पब्लिक के बीच में रह के उनको मैंने कुछ वादे किए थे, तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ मिलके अगर सितारगंज को आगे बढ़ा सकता हूँ पिताजी के मार्गदर्शन में, पिताजी के साथ काम करके। तो मैंने फिर 5 साल सितारगंज में रह के वहाँ पे जो धरातल पे वादे किए थे लोगों से, उनको धरातल पर उतारने का काम किया। जब वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं था, आज डिग्री कॉलेज है। वहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं था, आज पॉलिटेक्निक कॉलेज है। ITI कॉलेज नहीं है, वहाँ पे आज ITI कॉलेज बना। फिर अल्पसंख्यक ITI कॉलेज बना। अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं थे, मशीनें नहीं थी। तो ये सारे काम मैंने 5 साल में करके दिए। और उसी के फलस्वरूप मुझे जब 17 में जब मैं चुनाव लड़ा, 16 में मैं ONGC से रिज़ाइन करके जब 17 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मैं कुमाऊँ की नंबर 1 सीट बन के जीता। तो इंटरेस्ट मेरा इसलिए जागा पॉलिटिक्स में, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि बहुत सारा काम ऐसा है जो उत्तराखंड की जनता के लिए, उस वक्त तो सितारगंज हमारी प्राथमिकता थी, तो सितारगंज की जनता के लिए मैं कर सकता हूँ, सितारगंज को आगे बढ़ा सकता हूँ, सितारगंज को जो विकास से वंचित रहा सालों भर, उसको मैं विकास के रास्ते पर ले जा सकता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस के साथ मैं चुनाव में उतरा था। स्किल डेवलपमेंट और पशुपालन विभाग बहुत ही अहम विभाग हैं उत्तराखंड को देखते हुए, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि को देखते हुए। तो इस विभाग को आगे ले जाने के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, पशुपालन और स्किल डेवलपमेंट दोनों एक ऐसे विभाग हैं जिससे हम उत्तराखंड के युवाओं को और मातृशक्ति को जोड़ सकते हैं। हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट में ऑलरेडी बहुत अच्छा काम हो रहा है। हमने लगभग जो मैंने समीक्षा बैठक ली, क्योंकि मुझे भी विभाग संभाले हुए लगभग अभी सिर्फ 25 ही दिन हुए हैं, और समीक्षा बैठक मैंने अपने 2 बार समीक्षा बैठक ले चुका हूँ स्किल डेवलपमेंट की। उसमें हमने उत्तराखंड के लगभग 10,000 बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है। और मैंने परसों ही एक मीटिंग ली है जिसमें मैंने उत्तराखंड के होटल एसोसिएशन जो हैं उनको बुलाया था, अपने स्किल डेवलपमेंट के अधिकारियों के साथ बैठाया था। और हमने एक टाई अप किया है, क्योंकि हमारे जो होटल इंडस्ट्री है वो सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं उत्तराखंड के, और सबसे वाइडली स्प्रेड अगर कोई ऑक्यूपेशन देने के लिए हमको कोई आज के दिन इंडस्ट्री मिल सकती है जो 13 के 13 ज़िलों में स्थापित है, वो हमारी होटल इंडस्ट्री है।
तो हमने होटल इंडस्ट्री के सारे अधिकारियों को मैनेजमेंट को बुलाया था, हमारे अधिकारी बैठे थे, मैं बैठा था, और उसमें हमने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है जिसमें हम अपने 10,000 बच्चों को, जिनको हमने स्किल ट्रेनिंग दी है, उनको हम अपने होटल मैनेजमेंट के लोगों के साथ जोड़ेंगे। उनको 6 महीने के लिए हमारा होटल मैनेजमेंट जो है अपने यहाँ ट्रेनिंग भी देगा, स्टाइपेंड भी देगा, और उनको रोज़गार भी मिलेगा। तो एक हमारी कोशिश है कि स्किल डेवलपमेंट वाले जो बच्चे हैं उनको हम रोज़गार से जोड़ सकें। पशुपालन में हमारा ऑलरेडी बहुत अच्छा काम चल रहा है, चाहे वो तराई एरिया हो, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, उसको बेटर करने का स्कोप है हमारे पास। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम से पशुपालन में क्या आ रही है कि उत्तराखंड का जो युवा है, अगर हम उसको आज ये कहेंगे कि तुम गाय का दूध दो जाके, तो कहीं ना कहीं उस काम से वो दूर भागेगा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम एक ऑटोमेटेड यूनिट्स खड़ी करें, जिससे कि युवाओं को ऑटोमेटेड यूनिट्स के द्वारा हम रोज़गार से जोड़ सकें, दुग्ध विकास में जोड़ सकें, उनको मत्स्य पालन में जोड़ सकें, उनको हम पशुपालन से जोड़ सकें। और हमारे यहाँ पिथौरागढ़ अगर आप जिला चले जाइए तो वहाँ पे बहुत अच्छा पशुपालन का काम चल रहा है, वहाँ पे मुर्गी पालन का बहुत अच्छा काम चल रहा है, तराई क्षेत्रों में पशुपालन और मुर्गी पालन का बहुत अच्छा काम चल रहा है। जो हमारी हिमालयन ट्राउट है, वो हमारे 6 पर्वतीय ज़िलों में हिमालयन ट्राउट का काम हो रहा है, और उसमें 2018-19 में हम लगभग सिर्फ 30 टन का प्रोडक्शन करते थे, और आज हम 22 में लगभग 300 टन का प्रोडक्शन कर रहे हैं उत्तराखंड में। बहुत सारे परिवारों को इस मत्स्य पालन से जोड़ा गया है। तो एक कोशिश है हमारी कि दुग्ध विकास और आपका मत्स्य पालन और पशुपालन, ये 3 विभाग जो हैं, क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्रों के दूरस्थ क्षेत्रों तक लोगों को जो है रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं इन विभागों से, और यही मेरी प्राथमिकता भी है। आपका जो मंत्रालय है पशुपालन स्किल डेवलपमेंट, और चीनी उद्योग में तो खैर मतलब किसानी में भी आप पहाड़ की जो शक्ति है, महिला शक्ति, उनको आगे ले जाने के लिए आपका क्या प्लान है और किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी हम इन 3 विभागों के द्वारा हम पर्वतीय क्षेत्रों में 6 ज़िलों में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिला समूहों के द्वारा, महिलाओं का में संगठन बना के। लेकिन मैंने अपने अधिकारियों को ये बताया है कि आप जो है जो हमारे तराई के ज़िले हैं, जैसे अब मैं अपनी विधानसभा उठा लूँ अगर सितारगंज, तो हमारे यहाँ बहुत सारे बंगाली समाज के लगभग 42 से 45 हज़ार बंगाली समाज के लोग बसते हैं। वहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती हैं। आज के दिन उनको बीड़ी बनाने का काम करना पड़ रहा है, जिसमें उनकी मानदेय सिर्फ 100 रुपये दिन या 125 रुपये दिन मिल रहा है, जो कि हमारे उत्तराखंड के नियमों के भी विरोध है। इसका मैंने सवाल भी उठाया था, मैंने काफ़ी बार इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने 17 से 22 के बीच में ये बात रखी भी थी। आज हमारे पास मौका है कि हमारे जो बंगाली समाज के लोग हैं उनको मत्स्य पालन से जोड़ा जाए, समूह के द्वारा उनको एक रोज़गार का नया ज़रिया मिला जाए। हमारे जो हिमालयन ट्राउट है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1800 रुपये किलो पे आज एक्सपोर्ट हो रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जो गांव के लोग उस काम से जुड़े हैं उनको कितना फ़ायदा हो रहा होगा। तो मकसद हमारा मातृ शक्ति को समूह के द्वारा रोज़गार से जोड़ा जाए, युवाओं को ऑटोमेटेड थोड़ा सा देखिए टेक्नोलॉजी हमको देनी पड़ेगी, हमको चाहे वो दुग्ध विकास हो, चाहे वो पशुपालन हो, इसमें अगर हम थोड़ा सा उनको युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं तो हमको कुछ उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, कुछ ऑटोमेशन की तरफ ले जाना पड़ेगा, कुछ उनको ऐसा मैनुअल लेबर से हटके उनको थोड़ा मैकेनिकल लेबर की तरफ ले जाना पड़ेगा। तो ये हमारी कुछ सोच है, हमने लगातार इस पर मैंने कोशिश भी कर रहा हूँ, मैंने अधिकारियों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, और आपको अगले 5 से 6 महीने में इसमें बहुत अच्छा एक इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिटीज़न चार्टर अप्लाई किया है, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी फाइल 3 दिन तक लंबित ना रहे। तो क्या आपका कोई ऐसा प्लान है या आप कुछ इस बारे में सोचते हैं? देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी ने सिटीज़न चार्टर बिल के लिए बात कही है, और एक अच्छा बिल भी है। राइट है हमारे सिटीजन्स का कि उनको टाइमली डिलीवरी मिले, टाइमली उनके ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हो, और वो हर स्टेट को करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो हमने देखा है कि जो सरकारी फाइलें हैं वो बहुत टाइम तक एक डेस्क से दूसरे डेस्क घूमती रहती हैं। तो टाइम बाउंड डिलीवरी होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो। जब हमारे सिटीजन्स कोई चीज़ खरीदते हैं या कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं या कोई फाइल चलती है, तो अगर उसकी टाइम बाउंड डिलीवरी नहीं होगी तो वो डिलेड मोशन में काम चलेगा। तो अच्छी चीज़ है, और मेरे ख्याल से उत्तराखंड को भी अडॉप्ट करना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। तो आप अपने विभागों में इस पे समीक्षा करेंगे? मैंने अपने विभाग में ऑलरेडी ये बात कही हुई है कि जो भी फाइल प्रोसेस में हो उसको मैक्सिमम हम 7 से 8 दिन के अंदर क्लियर करनी चाहिए। उसमें जो आपत्ति लगनी है, जो उसका निस्तारण होना है, वो सारा 8 से 10 दिन के अंदर काम होना चाहिए। कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए बहुत टाइम के लिए। आप एक युवा कैबिनेट मंत्री हैं और काफ़ी युवा आपको देखते हैं। आपने अभी पद ग्रहण किया तो काफ़ी युवाओं में एक उम्मीद जागी होगी।
तो युवाओं को आप कैसे प्रेरित करेंगे कि वो वापस अपने पहाड़ों की ओर आएँ? देखिए, ये युवा सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा हैं, हमारी कैबिनेट युवा है, मुझे एक युवा के रूप में एक मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। और मैं लगातार देखिए, एक चैलेंजेस लेना मेरी आदत है, क्योंकि हम स्पोर्ट्समैन रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं। हमने हर लाइफ के हर दिन में हमको चैलेंजेस मिलते रहे हैं, हमने उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की क्षमता है। और मैं सारे युवाओं से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि ये उत्तराखंड की सरकार आपके लिए है, आपकी है। और आप विश्वास रखिए कि हमारा सबसे बड़ा जो टारगेट एरिया है, जिसको हम लोगों ने फोकस एरिया में बना के रखा है उत्तराखंड सरकार में, वो पलायन और रिवर्स पलायन है। और कोशिश हमारी पूरी यही रहेगी, चाहे वो माननीय कोई भी मंत्रालय हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, कोई भी उसका मंत्रालय हो, हम सबका फर्स्ट कर्तव्य ये है कि हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति, उसको सशक्त बनाया जाए। हमारे उत्तराखंड की युवाओं को वापस रोज़गार से जोड़ा जाए, उनका रिवर्स पलायन में उनकी मदद करी जाए, जॉब्स उपलब्ध कराए जाएँ। हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपको मालूम है कि चुनावी जब सभाएं चल रही थी तो उसमें 25,000 सरकारी नौकरियों की उन्होंने बात करी। बहुत जल्द आपको देखिएगा कि हमने वो सरकारी नौकरियों का हम आवेदन दे के हम जाएंगे पब्लिक के बीच में, हम उसको खोलेंगे। तो हमारी कोशिश यही है कि उत्तराखंड का युवा जो है वो वापस उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में काम करे और उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। बहुत सारी सरकार है, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार, अभी उत्तराखंड सरकार में बात हो रही है, और केंद्र सरकार में आपने देखा ही होगा मोदी जी का जो मॉडल है, प्रधानमंत्री मोदी का। तो क्या आप 100 दिन के विजन डॉक्यूमेंट को लेके चल रहे हैं, या 100 दिन के विजन डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं? उसमें किसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं, किन किन चीज़ों को? देखिए, हमारे यहाँ 100 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का भी स्ट्रिक्ट आदेश है सारे मंत्रियों को कि हर डिपार्टमेंट में 100 दिन का एक विजन डॉक्यूमेंट बने। मैंने ऑलरेडी अपने अधिकारियों के साथ बैठ के 2-3 समीक्षा बैठकें कर ली हैं विभाग की कि किस तरीके से हम लोग को अगले 100 दिन में क्या काम करने हैं। प्राथमिकताएँ जैसे मैंने आपको बोली, हर डिपार्टमेंट की एक ही है आज के दिन, वो है युवाओं को रोज़गार से जोड़ना। हमारी प्राथमिकता दूसरी सबसे बड़ी है कि आज मातृशक्ति ने बहुत बड़ा विश्वास उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जताया था। आप देखिए किस तरीके से एक मेजॉरिटी में हमारी मातृशक्ति ने, उत्तराखंड की मातृशक्ति ने माननीय मोदी जी और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी को मिथक तोड़ते हुए 2/3 मेजॉरिटी की सरकार के साथ वापस यहाँ पर स्थापित किया। तो हम लोग का फ़र्ज़ है कि हम लोग उनके भरोसों के टूटने ना दें, हम लोग उनके रोज़गार के लिए काम करें, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करें। और यही हमारा 100 दिन का विज़न है कि हमारे हर मंत्रालय के द्वारा, चाहे वो मेरे मंत्रालय हो, चाहे वो किसी और मंत्री के मंत्रालय हो, हम लोग रोज़गार और मातृशक्ति को सशक्त बनाने में काम करेंगे। आप जिस विधानसभा से आते हैं वो क्षेत्र गन्ना किसान बहुल्य क्षेत्र है, और आपके पास वो मंत्रालय भी है, आप गन्ना मंत्री भी हैं। तो आप देखते आ रहे होंगे काफ़ी समय से ये एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी समस्या है गन्ना किसानों को लेके। तो क्या कोई नया प्लान है आपके विजन में जो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा? देखिए, मैं सही कहा आपने, सितारगंज क्षेत्र गन्ना किसानों से प्रभावित रहता है। मेरे यहाँ पे खुद को एक चीनी मिल थी जो कि 2017 में बीजेपी सरकार आने के बाद बंद करी गई थी, और उसके बाद मैंने बहुत संघर्ष करके 4 साल मैंने संघर्ष किया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वो चीनी मिल को वापस शुरू किया 2021 में, और इस बार हमने लगभग 20 लाख क्विंटल वहाँ पर पिराया है सितारगंज चीनी मिल में। लेकिन हमारी सबसे बड़ी जो समस्या चीनी मिलों की है, जो मैंने 4 चीनी मिल के निरीक्षण भी किए मंत्री बनने के बाद, किच्छा का किया, सितारगंज का किया, डोईवाला किया, लक्सर किया। सबसे बड़ी समस्या जो आज के दिन हमको फेस करने को मिल रही है वो है सितारगंज चीनी मिलों का मॉडर्नाइजेशन के लेके। देखिए, जो चीनी मिल 1962 में स्थापित हुई, किच्छा चीनी मिल राउंड अबाउट 1965 में स्थापित हुई, सितारगंज 1982 में स्थापित हुई, उन चीनी मिलों का अगर आज तक हम लोग मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे तो आप उनसे रिकवरी नहीं करा सकते। आप प्राइवेट चीनी मिल जो हैं वो गन्ने की रिकवरी 12.5% के आसपास कर रहे हैं। हमारी चीनी मिलें लगभग 8.5, 9, 9.5, 10% के आसपास रिकवरी कर रही हैं। अगर आप चीनी मिलों को मॉडर्नाइज़ नहीं करोगे ना आप रिकवरी बेटर कर सकते हो, ना उसका ब्रेकडाउन कंट्रोल कर पाओगे। सरकारी चीनी मिलों में ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा है, इतनी पुरानी मशीनें हैं कि उसको आप लगातार जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलाते हैं तो वो ब्रेकडाउन हो जाती हैं। तो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता चीनी मिलों को लेके आज के दिन वो है उसका मॉडर्नाइजेशन। मैंने ऑलरेडी इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी है, चीफ सेक्रेटरी महोदय से चर्चा करी है, और 3-4 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक समीक्षा बैठक के लिए बोला है कि अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। और मैंने उनके सामने यही प्रपोजल रखा है कि अगर हमको ये सारी चीनी मिलों को ठीक और सुचारू रूप से चलाना है तो इनका मॉडर्नाइजेशन मस्ट है। देखिए, अगर आप टाइम के साथ नहीं चलेंगे तो आप फिर ख़त्म होते चले जाएंगे। और वही चीनी मिलों का आज बाजपुर देखिए कितनी बुरी स्थिति में है, किच्छा को ब्रेकडाउन हो रहा है, सितारगंज हम लोग बंद रही, तो डोईवाला में प्रॉब्लम आई। तो
अब देखिए, एक प्रपोज़ल हम बना रहे हैं, और सेकंड सबसे बड़ी जो किसानों की समस्या है वो पेमेंट को लेके आती है। वो मैंने भी झेला ही है, मैं 5 साल उस बेल्ट से आ रहा हूँ, और लगभग 500 करोड़ का हमारा पेमेंट ड्यू था गन्ना किसानों का। उसमें से हम 225 करोड़ का पेमेंट किसानों को कर चुके हैं। 275 करोड़ का पेमेंट हमारा अभी भी ड्यू है। उसमें से 45, अभी परसों जो मैंने अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, लगभग 45 से 50 करोड़ रुपये हम एक और किस्त रिलीज़ करने जा रहे हैं गन्ना किसानों की। 225 करोड़ रुपये हमारा लगता है इस 50 करोड़ के बाद ड्यू रहेगा। और मैंने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी उनसे बात करके ये कोशिश कर रहे हैं कि एक मुश्त हमको किस्त दे दी जाए 100-200 करोड़ की वित्त विभाग के द्वारा, ताकि हम गन्ना किसानों का सारा बकाया क्लियर कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। और गन्ना जो बहुत सारे मिल ऐसी भी थी जहाँ पर अननेसेसरली उस पर लोड डाला गया, सेंटर्स बढ़ा के, जितनी ज़रूरत नहीं थी उतने उससे ज़्यादा के सेंटर्स आ गए। तो उन सबको हम रिव्यू कर रहे हैं, और अगले जो पराई सत्र आएगा उसमें आपको काफ़ी चेंजेस दिखेंगे गन्ना चीनी मिलों को लेकर। आपने पहले भी एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आप उस क्षेत्र से आते हैं, बतौर विधायक, बतौर एक नागरिक मैं कहूँगा। तो आपने देखा होगा कि किसान अक्सर बात करते हैं कि हमारी समस्याएं पहुंचती नहीं हैं मंत्रालय तक या मंत्री जी तक। तो आप एक युवा मंत्री हैं, तो आज के आधुनिक दौर में क्या आप कोई ऐसा सिस्टम पे काम कर रहे हैं, या आपके विजन में कोई ऐसी चीज़ है जिससे किसानों से डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा सके, उनसे संवाद किया जा सके? नहीं, मैंने मुख्यमंत्री जी जब हमारी सरकार में बने तो मैंने उनसे चर्चा भी करी थी इस बात पर। और मैं अपने मंत्रालय के द्वारा उधम सिंह नगर और हरिद्वार ज़िला, 2 ऐसे ज़िले हैं जो गन्ना पर किसानों से प्रभावित हैं। तो मैंने किसान संवाद प्रोग्राम एक रखने की बात करी है, जिसमें हमारे अधिकारी होंगे वहाँ के जो 40-50 किसान, क्योंकि सारे किसानों के साथ आप एक बार नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रमुख 50-60 किसान होंगे, गन्ना किसान होंगे, उनके साथ एक संवाद प्रोग्राम किया जाएगा। जिसमें होता क्या है कि कहीं बातें खो ना जाएं, कि भाई वहाँ से बात शुरू हुई, मुझ तक पहुँचते वो कुछ बातें खो गई। तो हम एक डायरेक्ट संवाद प्रोग्राम रखेंगे किसान और मंत्री और अधिकारियों के बीच। उसमें वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, और जो भी अच्छे पॉइंट्स होंगे जो उनसे उठा सकते होंगे उस संवाद से, हम ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एक पर्सनल सवाल, राजनीति में परिवारवाद बहुत समय से, अभी बहुत समय से नहीं, अभी हाल ही के समय से उठता आ रहा है, आपकी क्या राय है? देखिए, परिवारवाद, मैं राजनीति में परिवारवाद नहीं कहता हूँ, क्योंकि देखिए, आप कोई कल एक लॉयर का बेटा अगर लॉयर बन जाता है तो आप उसको क्या परिवारवाद मानेंगे? अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिसमें बिजनेसमैन फैमिली का लड़का बिजनेस में ही चला गया, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर ही बन गया, कोई वकील का लड़के थे वो वकील बन गए, तो वो परिवारवाद नहीं। देखिए, कहीं किसी भी फील्ड में एक्सेल करने के लिए आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। चलिए ठीक है, मैं ये मान सकता हूँ कि मैं विजय बहुगुणा जी का लड़का था तो मुझे 17 में टिकट मिलने में आसानी रही होगी, लेकिन मुझे जीतने में आसानी नहीं रही। जीता मैं तब जब मैंने 5 साल जनता की सेवा करी। 17 के बाद मैं 22 में जनता के बीच में गया, जनता ने मुझे चाहते तो मुझे नकार देती, लेकिन नहीं, मैं जीत के आया तो अपनी क्षमता से जीत के आया, अपने कामों से जीत के आया, अपने रिश्तों से जीत के आया। तो देखिए, किसी भी फील्ड में हो सकता है एक नाम आपको 10% या 15% का एक एडेड एडवांटेज दे सकता है, लेकिन उस एडवांटेज को किस तरीके से उपयोग करना है, उस एडवांटेज को कैसे सस्टेन करना है, ये उस व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े नाम, राजनीतिक परिवार में बड़े बड़े नाम थे, उनके लड़के हार गए, वो नाम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। तो जनता का भरोसा जीतने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है, आपको उनका विश्वास जीतना पड़ता है, आपको उनके समक्ष रहना पड़ता है, उनके सुख दुख में साथ देना पड़ता है, तब जनता आपको कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ा के जिताती है चुनाव में। तो मैं परिवारवाद में बिलीव नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति में क्षमता है और काम करने का जुनून है और जन सेवा करने का उसका लक्ष्य है, तो उसको जनता अपनाएगी और जनता आगे बढ़ाएगी। एक आखिरी सवाल, आपके दादा श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे और देश के एक कद्दावर नेता थे। आपके पिता भी आज से 10 साल पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। बतौर सौरभ बहुगुणा आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं एक खिलाड़ी के रूप में, मैं असली में मैं अपने आप को एक पॉलिटिकल व्यक्ति मानता ही नहीं हूँ। मैं अपने आप को एक, आज भी मेरे अंदर वो जज्बा और वो जोश खिलाड़ी का ही है। मैंने अपने गोल सेट करे हुए हैं, एक लेगेसी मेरे को आगे ले जाने का मौका मिला है, दादाजी का नाम आगे बढ़ाने का मौका मिला है, पिताजी का काम आगे बढ़ाने का मौका मिला है, उसी प्रदेश की सेवा करने का मौका मिल रहा है जिसकी नींव मेरे दादाजी ने रखी थी जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में उन्होंने पर्वतीय मंत्रालय का स्थापना करी। उस दिन उत्तराखंड की असली नींव रखी गई थी।
और आज मुझे अगर उस प्रदेश का सेवा करने का मौका मिल रहा है तो मेरे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की बात नहीं है। लेकिन मैं देखिए एक खिलाड़ी के रूप में अपना अपना पॉलिटिकल करियर भी आगे बढ़ाऊंगा। मैंने अपने गोल सेट करे हुए हैं, मैं उस गोल्स की तरफ मेहनत कर रहा हूँ और हर 6 महीने में अपने गोल रिव्यू करता हूँ। तो आज मैं मंत्रालय मंत्री के रूप में यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ, उसके पहले मैंने विधायक के रूप में सेवा करी थी। लेकिन सेवा भाव, अगर हम भाव के साथ सेवा भाव के साथ करेंगे, अगर हम लोगों के सुख दुख में खड़े रहेंगे, लोगों के तकलीफ़ों में उनकी मदद करेंगे, विकास योजनाओं को धरातल में उतारने में अपनी 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 योगदान देंगे, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं दादाजी का पद चिन्हों पे भी चल पाऊँगा, पिताजी के कामों को आगे बढ़ा पाऊँगा, इस प्रदेश को विकास के रास्ते ले जा सकता हूँ। और जो युवाओं की मुझसे एक अपेक्षा है कि एक युवा मंत्री बना है, ये हमारे लिए कुछ करेगा, उस पर कहीं ना कहीं खरा उतर सकता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और आपको शुभकामनाएं हिल मेल की तरफ से। आप अपने मंत्रालय को आगे लेके जाएं और उत्तराखंड उन्नति की राह पे बढ़े। तो हमारे साथ थे कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ बहुगुणा। उनसे हमने बात की उत्तराखंड के मंत्रालयों को लेके, उनका क्या विजन डॉक्यूमेंट है, सिटीज़न चार्टर के बारे में वो क्या सोचते हैं और इस आधुनिक युग में वो कैसे पशुपालन और स्किल डेवलपमेंट को आगे लेके जाएंगे। मैं अंकित शर्मा, हिल मेल से, नमस्कार।